My dear students, today we are going to discuss an important chapter in chemistry, and the name of the chapter is Matter in Our Surroundings. What is matter? क्योंकि चैप्टर का नाम मैटर के ऊपर बेस्ड है, तो आपको मैटर के बारे में तो पता होना चाहिए. आप तो कहोगे मैम एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. यस और नो? या यू आर करेक्ट. बट इसको हम और सिंपल वर्जन में समझते हैं कि मैटर है क्या. जो भी अपने आसपास तुम देखो, चाहे तुम एयर देखो, वाटर देखो, हाइड्रोजन देखो, केरोसिन देखो, पेट्रोल देखो, स्टीम देखो, रॉक्स देखो, मिनरल्स देखो, टेबल देखो, चेयर देखो, सब ऑक्यूपाई स्पेस होते हैं. दे हैव वॉल्यूम ऑल्सो. यस और नो? बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, अलग अलग शेप के, साइज़ के, टेक्सचर के. इवन द क्लोथ्स वी वेयर or the food we eat, the water we drink, the air we breathe, the various animals, plants, trees, food, water, air, clothes, table, chair, human beings, animals, plants, trees, etc., etc. all are the examples of matter because all these things occupy space and has mass. Okay? सो क्योंकि उसका एक ही कंडीशन है ना कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. तो ये सारी चीज़ों को स्पेस है और मास भी है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मास भी है. ओके. बट कुछ चीज़ें जैसे कि हमारी फ्रेंडशिप, हमारा लव, अफेक्शन, हेटरेड, गुड माइनस, ये सबको मास नहीं है. ओके. और ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, तो ये सब मैटर नहीं होगा. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, things like friendship, love, affection, hatred, good manners, ideas, taste, smell are not considered matter. ठीक है. और इसी मैटर को we can classify in a number of ways. तो सबसे पहला है एंशियंट इंडियन फिलोसोफर जो थे, ओके, वो मैटर को पदार्थ बोलते थे. सो अर्लियर क्या बोला जाता था? मैटर को पदार्थ. एक संस्कृत वर्ड भी है, हिंदी वर्ड भी है. ओके. और कहा जाता था कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. पंच तत्व जिसको कहते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है. ये 5 पदार्थ हैं. ओके. वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल. लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं वो मैटर को क्लासीफाई करते हैं 2 वेज में. विच आर द 2 वेज? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब आज का जो क्लासिफिकेशन है, जो साइंटिस्ट क्लासीफाई करते हैं, उसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. एज मैटर कैन बी क्लासिफाइड टुडे एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये तो आपको पता ही है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, टुडे इट इज़ क्लासिफाइड एज solids, liquids and gases. Very good. So on the physical properties तो solid, liquid, gases है. लेकिन chemical properties में कैसे मैम उसको differentiate करते हैं? तो ये तो हुआ on the basis of physical properties. ठीक है. एक भी पेन आज चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पर बेस मैटर को किस पे क्लासिफाई किया जाता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस, ओके, मैटर को क्लासिफाई किया जाता है एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. यही चीज़ बच्चों को नहीं मालूम होती है. बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप तो कहोगे मैम ये तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को हम किस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. ओके. क्लियर? सॉर्ट आउट. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी स्टडीड इन द चैप्टर
आफ्टर दिस मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो मैटर क्लासीफाई हो वो पढ़ेंगे, यानी कि एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किस तरह क्लासीफाई किया जाता है वो पढ़ेंगे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यस, everything around us is made up of tiny pieces of particles। yes or no? हमारे बॉडी में या चेयर में या इस बुक में सब में पार्टिकल्स होते हैं। ओके, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या चीज़ें पे चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक छोटे से रेन ड्रॉप में कितना होगा पार्टिकल? 10⁻21 पार्टिकल एक छोटे से रेन ड्रॉप में। ओके, तो इसी तरह आप लोग अंदाज़ा लगा दो, ठीक है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विथ अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो इवन विदाउट सीइंग देम वी हैव सर्टन एविडेंस, है ना। अभी हम पूछ सकते हैं मैम, अगर हम उसको देख नहीं सकते हम उसके बारे में पढ़ कैसे सकते हैं? बहुत सारे एविडेंसेस है जिसके बेसिस पे हम उसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ एविडेंस क्लियरली शोज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और बहुत सारे एविडेंसेस शो करते हैं कि मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दैट दे आर इन मोशन। तो ये सब एविडेंस बेस पे हुआ है। ओके, और जो भी ये पार्टिकल मैं बोल रही हूँ, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, एक्चुअली हम उसको कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या कहा? द पार्टिकल्स विच मेड अप ऑफ मैटर इज नथिंग बट एटम्स और मॉलिक्यूल। आपने छोटे क्लासेस में पढ़े तो थे ना, छोटे क्या, अभी भी अपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। आपको पता था स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इंसान का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। बहुत सारे सेल मेकअप व्हाट? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मेकअप व्हाट? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स मेकअप व्हाट? ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन सिस्टम, टोटल ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ये तो बात हुई किसकी? हमारे बायोलॉजी में जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं ना। लेकिन इससे भी छोटी छोटी क्लासिफिकेशन है, यानी कि एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल है। बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं। मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज व्हाट? एटम इज एटम। ये याद रखना। मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट्स बनते हैं, और एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। यस नो, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनता है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एविडेंस चलो देखते हैं। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। तो मोस्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। ये हमने आपको बायो में पढ़ाया है, ठीक है। यानी कि इंक ड्रॉप एक पानी में डाल दो एक ग्लास ऑफ वाटर में, धीरे धीरे आप लोग नोटिस करोगे कांच का ग्लास लेना, पूरा पानी नीला हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। इंक ड्रॉप हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, जैसे ये देखो, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पे था, धीरे धीरे पानी की क्या है? ये पोटेशियम परमैंगनेट है। धीरे धीरे क्या होगा? पूरा पानी पिंकिश हो जाएगा, तो पर्पलिश टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मूवमेंट हो रहा है ना। इसका किसका हो रहा है? ये पार्टिकल तो मिक्स हो रहे हैं, यानी कि मूवमेंट हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कि पार्टिकल्स मूव होते हैं, यानी कि मैटर मूव होता है ना। तो इसी तरह डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हमें अज्यूम करने पे मजबूर करती है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली
मूविंग एंड दिस मूवमेंट इज नथिंग बट ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन को हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं, जिगजैग। तो ये जो डिज़ोल्विंग वाला पार्ट है, हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पर्पलिश कलर का है, सॉलिड सब्सटेंस है। वाटर इज कलरलेस लिक्विड। तो पहले हम उसको पढ़ते हैं कि कैसे मैंने क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, इसमें हमने देखो एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पहले डाला है कि नहीं, एक बीकर में डाला। धीरे धीरे पूरा पानी, देखो पानी में ये क्या समा जा रहा है, ये क्रिस्टल जो है ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन इवन विदाउट स्टरिंग। उसको चलाने की ज़रूरत नहीं। द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द होल वाटर ऑफ वेपर कैन बी सीन अवे। ये इंक ड्रॉप के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरा पानी पर्पल हो जाता है। तो बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल and the water are made up of tiny particles. The particles of potassium permanganate are purple color, whereas the particles of water are colorless. तो फिर भी ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, है ना। ये पहले तो अलग सेपरेट थे, फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पूरे पानी में फैल गया। यहीं से हम क्या कह सकते हैं कि on dissolving the particles of potassium permanganate they get into spaces between the water। यानी कि लिक्विड में कुछ स्पेसिस होगा तभी तो ये इसके अंदर घुस पाया। जैसे कि ये, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये पोटेशियम परमैंगनेट था, ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे स्पेसिस थे, इसके बीच में ये डिफ्यूज़ हो गया। देखो बीच बीच में डिफ्यूज, और धीरे धीरे पूरे पानी को उसने क्या कलर कर दिया, पर्पल। ओके, तो नाउ वील दिस इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल। ये डेफिनेशन याद कर लेना। movement of different particles among each other so that they become mixed uniformly is called diffusion, or movement of molecules from a higher concentration to lower concentration in solid, liquid and gases is called diffusion. तो दोनों definition सही है। Now we'll discuss the case of sugar dissolving in water। आप यही चीज़ शुगर को पानी में डाल के देखो, धीरे धीरे आप क्या करोगे, जब उसको चलाओगे तो शुगर के क्रिस्टल गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कैसे दो सॉलिड, मतलब एक सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो रहा है। अब हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। पहले हमने क्या देखा था, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। नाउ वी आर डिस्कसिंग मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो एयर एक कलरलेस गैस है। व्हेन अ गैस जार इज एम्प्टी इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विथ एयर। दिस इज़ बिकॉज एयर कलरलेस होता है ना, कोई भी गैस जार में हमें वो दिखता तो नहीं है लेकिन वो कलरलेस होता है, लेकिन उसमें एयर होता है। तो ब्रोमीन इज़ अ रेड ब्राउन लिक्विड। नीचे हमने यहाँ पे रेड ब्राउन लिक्विड लिया है जो कि ब्रोमीन है। उसका तो कलर होता है एंड इट इज़ हैवियर देन एयर। हैवियर देन एयर, कोई भी चीज़ हैवी होगी एयर से, देखो वो एक ही गैस जार में है, लेकिन ये क्योंकि ब्रोमीन हैवियर देन एयर है नीचे सेटल होगा ना। कोई भी चीज़ भारी होती नीचे सेटल हो जाएगा। तो हमें एक्सपेरिमेंट ये करना है कि अ गैस जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर। तो ये ब्रोमीन वेपर है ऑन द लोअर गैस जार स्प्रेड। आप धीरे धीरे ये क्या होगा पता है, ये जो वेपर है ऊपर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि गैस में भी स्पेस होता है, उस स्पेस को ये ब्रोमीन का वेपर ऑक्यूपाई करेगा और पूरे गैस जार में, और पूरा ये जो गैस जार धीरे धीरे आपको रेड ब्राउन इन कलर दिखने लगेगा कंप्लीट। क्यों? क्योंकि द स्प्रेडिंग ऑफ ब्रोमीन वेपर, रीजन इज द स्प्रेडिंग ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। बोथ एयर एंड ब्रोमीन वेपर आर मेड अप ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स। द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर and air collide with each other and bounce about in all directions, that is Brownian motion or zigzag motion. They get mixed uniformly and this is the best example of diffusion. ये आप रीज़न आउट कर सकते हो। तो ब्रोमीन, और ये भी तुम्हें समझना चाहिए, तुम ये मुझे क्वेश्चन मत पूछो मैम ये ब्रोमीन वेपर नीचे क्यों है एयर ऊपर क्यों, ये हैवियर देन एयर है, ठीक है। कोई भी चीज़ हैवियर होती है वो केमिस्ट्री में याद रखना। कोई दो चीज़ें अगर साथ में है, कोई हैवियर वाला पार्ट नीचे रहता है और लाइटर एयर गैस वाला पार्टिकल्स ऊपर रहता है, ठीक है। सो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट एयर प्रेजेंट इन द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूजेस डाउनवर्ड्स इनटू ब्रोमीन वेपर इन द लोअर गैस जार। दो गैस जार है ना, अपर और लोअर, बट सिंस एयर इज कलरलेस वी कैन नॉट नोटिस द प्रेजेंस ऑफ लोअर गैस जार। बस इतना ही फर्क है।
So the process of diffusion gives us two conclusions. What? It gives us a conclusion about the nature of matter, that matter is made up of tiny particles and that the particles of matter are constantly moving, and that movement is known as Brownian motion. इसी तरह पोलन ग्रेन्स के साथ भी मूवमेंट होता है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कहा था मोशन इस तरह जिगजैग मोशन होता है, और इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम मैंने ये शायद बोला है कि जो जिगजैग मोशन दिख रहा है ना आपको, पार्टिकल्स इसी तरह जिगजैग मूव करते हैं, और उस ब्राउनियन, इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ओके, इवन द पोलन ग्रेन्स अगर आप लोग नोटिस करोगे, रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इनके नाम पे ये ब्राउनियन मोशन है। उन्होंने क्या किया था पता है? इन द ईयर 1827 ही सॉ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स। ओके, रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर, ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप इट लुक लाइक दिस। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन जिगजैग वे में, माइक्रोस्कोप में ऐसे दिख रहा था, इनविजिबल मूविंग विच कंटिन्यूसली हिट द पोलन ग्रेन एंड मेक इट मूव, यानी कि पार्टिकल पोलन ग्रेन को भी धक्का दे रहे थे। तो दिस फिगर शोज द पाथ ऑफ अ सिंगल पोलन ग्रेन। देखो यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ से गया, ये रेड वाला पोलन ग्रेन है, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया। तो दिस फिगर शोज द पाथ ऑफ अ सिंगल पोलन ग्रेन एज इट इज बीइंग बॉम्बार्डेड बाय द टाइनी इनविजिबल पार्टिकल ऑफ वाटर। तो उसको धक्का कौन दे रहा है? ये ऐसे ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स उसको धक्का दे रहे हैं। Okay, so it was found that these particles of pollen grains were moving rapidly throughout the water in a very irregular way or the zigzag way। और रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये टर्म भूलना नहीं स्टूडेंट्स। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन दैट वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट, and the pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water, and this Brownian motion can also be observed in gases as well। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा है अपने पुराने वाले घरों में ना, जहाँ पे खपरेले वगैरह, तो उस पर होल होता है ना, या खिड़की के एक किनारे आप लोग अगर होल देखो तो वहाँ से ऐसे इस तरीके से रोशनी आती है, और रोशनी में टाइनी पार्टिकल्स आपको सस्पेंडेड दिखेंगे, है ना। So when a beam of sunlight enters a room, we can see that tiny dust particles suspended in air, जो बहुत rapidly haphazardly move होते हैं, and this is also an example of Brownian motion in gases। Okay, और ये जो tiny dust particles move here and there because they are constantly hit by the fast moving particles of air। समझे? किसी कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है दूसरे के पार्टिकल हिट करने की वजह से, ये रीज़न है। हम वो पार्टिकल को देख नहीं पा सकते हैं, बट रैपिड एंड रैंडम मोशन ऑफ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो सस्पेंड हो रहे हैं इन एयर, ओके, वो हम देख पाते हैं, और वो देखते हैं कि वो घूमते रहते हैं। तो देयरफॉर अगर हमको ये डिफाइन करना है ब्राउनियन मोशन को, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। एंड व्हाट डिड गिव अस द कंक्लूजन अबाउट कि that matter is made up of tiny particles and that particles of matter are constantly moving। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोग मतलब समझ गए हो। नेक्स्ट, क्योंकि जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? उसके मेन फीचर्स क्या है मैटर का? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैटर छोटे बहुत छोटा होता है, उसके बीच में स्पेसिस होते हैं, मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं डिफ्यूजन का और देना चाहती हूँ। घर में आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप लोग क्या करो पता है, अगरबत्ती लो और जलाओ और नोटिस करो कि धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो ये भी एक डिफ्यूजन है ना, खुशबू पूरा गैस में गैस मिक्स होकर पूरे कमरे में फैल गई। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब ये क्योंकि एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम फिर से प्रूव करते हैं। चलो, पहला वाला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे प्रूव होगा? क्योंकि हम उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जैसे पोटेशियम मैग्नेट, we take 2 or 3 small dissolve it 100 milliliters of water in a beaker, we get the deep colored solution. Now we had seen of potassium permanganate in water,
and then take 10 ml of deep purple solution potassium from the first beaker and mix it with 90 ml of water. ये देखो, उसको बहुत डाइल्यूट कर दो, मतलब अब इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के 90 ml पानी मिक्स कर लो, एकदम वेरी लाइट पिंक कलर आएगा. ओके, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे, ये जो डाइल्यूशन करने की वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है सेकंड बीकर में फर्स्ट बीकर से कंपेयर टू क्या हो रहा है, लाइटर हो रहा है. For 10 ml of potassium permanganate from the second beaker, mix it with 90 ml of water. मतलब हर बार तुम 90 ml of पानी मिलाते जाओ तब तक कि बहुत लाइट हो जाए. तो हम जब तक समझे 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया हमने उसको, तो इसी तरह हमें बहुत लाइट कलर आएगा, एकदम लाइट पिंक तक कलर आ जाता है. So this experiment shows that 2 or 3 tiny crystals of potassium can impart color to large volume of water. पहले तो बहुत सारे क्रिस्टल थे तो बहुत कलर इम्पार्ट करते, लेकिन बहुत कम क्रिस्टल बहुत कम वो दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच पोटेशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल होते हैं इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल. आप क्या समझ रहे हो कि बड़े बड़े होंगे? नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर. या और आप आगे करते रहो, या आगे होते रहेगा, मतलब ऐसे ही डाइल्यूशन करते रहो. ओके, तो ये एक प्रूफ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ऑफ कोर्स द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय दिस एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम वाटर और शुगर ले रहे हैं और 100 ml ऑफ वाटर में हम कुछ 50 ग्राम ऑफ शुगर ले लो और उसको बीकर में मिक्स कर लो और उसको मतलब इस तरह स्टर करते जाओ. जब आप स्टर करोगे, घर में करना ही है, डिजॉल्व द शुगर बाय स्टरिंग इन विद अ ग्लास ऑफ रॉड. तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि लेवल ऑफ शुगर जो है कम होते जा रहा है. एक टाइम आएगा कि पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा. कि दिस मीन्स दैट इवन आफ्टर डिजॉल्विंग 50 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 100 ml द वॉल्यूम एंड नॉट इंक्रीज. देखो ना, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ, यहीं तक के है, देखो है ना पानी. So this can be explained by assuming that particles of water have some spaces between them. तभी तो वो उसके बीच में घुस गया, राइट. अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये तो मैंने कहा है, अगरबत्ती जलाओ आप नोटिस करोगे पूरे घर में खुशबू, यानी कि उसके पार्टिकल्स पूरे घर में घूम रहे हैं. और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किए हैं ब्राउनियन मोशन के रिलेटेड, तो ये मैं डीपली जाऊँगी नहीं. यहाँ पे बस एक कॉपर डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर दिखाया गया. जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने डिफ्यूज़ किया था पानी में, उसी तरह यहाँ भी, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू इन कलर होते हैं, तो जब हम उसको किसी बीकर में या पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे पूरे बीकर को वो कलर चेंज करेगा. ठीक है, बस इतना ही आपको बताना चाहिए. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, है ना. और ये प्रूव भी करता है कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है. कोई भी चीज़ मूविंग हो रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना, और मूव हो रही है और जिगजैग मोशन में मूव हो रही है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं. फिर नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. So there are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together. The force of attraction between the particles of the same substance is known as cohesion. Very important. मतलब attraction ना, दो चीज़ जब साथ में आती है तो हम है ना, attraction यहाँ पे हम कहते हैं cohesion ना, cohesive force भी कहते हैं. The force of attraction और cohesion is different in different particles of matter. ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप लोग, एक चौक ले लो, पीस ऑफ चौक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन नेल, और उसको हैमर से मार के देखो, तो आप लोग क्या देखोगे कि चौक को हैमर से मारोगे इजीली टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन थोड़ा सा आइस क्यूब को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, और आयरन वाले चीज़ को तो बहुत ही फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत लार्ज फोर्स से भी शायद वो ना टूटे. तो यही तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles of chalk is quite weak. Okay, but the force of attraction between the particles of ice is a bit stronger compared to that with the force of attraction with the particles of iron in, which is very very strong. और एग्जाम्पल देख लो आप लोग. ओके, यहाँ तक आई थिंक you all have been clear. Okay. नाउ वी मूव फर्दर टू रिजिड एंड फ्लूइड वाला थिंग, कि डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस देने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू न्यू टर्म, दैट इज रिजिड मीन्स अनबेंडिंग एंड फ्लेक्सिबल, एंड फ्लूइड मीन्स विच कैन फ्लो इजीली. बस ये दो वर्ड्स आप लोगों को याद रखना है.
जैसे सॉलिड है ये, और लिक्विड चीज़ें इस तरह फ्लूइड वाला फ्लो होता है ना। और गैसेस तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं ना। ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसको स्टूडेंट्स आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद ना टेबल फॉर्म में बनाइए, इस तरह टेबल फॉर्म में बनाइए कि यही होमवर्क है। जब मैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस को पढ़ाऊँ ना, मेरा आज पेन तो चल नहीं रहा है, तो इन तीनों के प्रॉपर्टीज आपको डिफ्रेंशिएट करके लिखने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिख लो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉल्यूम। ओके, ये सारे की पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पे आप उसको फिर से मैं आपको चाहे तो वो टेबल मैं आपको दे दूंगी, आप लोग वो उस हिसाब से उसको नोट्स बनाओ। ठीक है, यहाँ पे दिया गया अलग अलग, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दिए गए। तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। तो उसी तरह लिक्विड के लिए क्या क्या लिखोगे? अब ये सब आप सॉलिड में लिखोगे, लिक्विड के लिए आप लोग क्या लिखोगे कि सॉलिड्स को फिक्स शेप, लिक्विड्स को फिक्स शेप नहीं होता है, लिक्विड्स कंटेनर का शेप लेता है ना। और क्या देखो, लिक्विड्स का कोई देखो सॉलिड का फिक्स शेप है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो उस जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है। और गैसेस में तो कम्प्लीटली वो तो गुल नहीं शेप होता है, राइट। फिर सॉलिड्स है हाई डेंसिटीज है ना, सॉलिड बहुत भारी होते हैं तो हाई डेंसिटी है, एंड लिक्विड में उतना नहीं हो, गैस में तो बहुत ही कम, इसलिए सॉलिड्स हमेशा हैवी होते हैं लिक्विड से कंपेयर में। और सॉलिड्स पूरे कंटेनर को फिल नहीं करते हैं और सॉलिड फ्लो नहीं करते, जबकि लिक्विड कंटेनर को फिल करते हैं और वो फ्लो करते हैं, इंक्लूडिंग गैसेस। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग लिक्विड्स के बारे में ये लिख सकते हैं, इन लिक्विड्स बेसिकली particles are close together but they are not as close as in solids, so you can say that. एंड जो प्रॉपर्टीज मैंने कहा कि इट हैज़ नो फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। वही चीज़ गैस के लिए आपको लिखना। तो इन तीनों चीज़ों को आपको मैं एक टेबल फॉर्मेट के हिसाब से फाइनली बताऊंगी कि गैस के जो पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट रहते हैं, जैसे सॉलिड के मैंने कहा फिक्स शेप होता है ना, सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स क्लोजली, सॉलिड का फिक्स शेप क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। लिक्विड्स का फिक्स शेप क्यों नहीं होता है? क्यों? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बिकॉज में पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। और गैस का तो बिल्कुल ही दूर होते हैं, उनको तो हम अच्छे से कंप्रेस भी कर सकते हैं। हम सॉलिड को क्या कंप्रेस करेंगे, खुद ही इतने क्लोजली पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम है, देखो सॉलिड में कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैस, है ना, है ना। इनमें देखो थोड़ा ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम। स्पेस इसमें कम है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा है तभी तो सब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, इसलिए स्पेस कम है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो स्पेस, जो पार्टिकल्स के, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये बच्चों को अक्सर याद नहीं रहता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये ज़्यादा होगा तो ये कम, ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा। इन्वर्सली का मतलब मालूम है ना? ये भी नहीं मालूम है आप लोगों को, तो ये आप लोग याद रखना। और याद रखना कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को तो बहुत ही कंप्रेस करके सिलेंडर एलपीजी गैस बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है विच यू ऑल कैन रीड एंड गो थ्रू इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स। जैसे मैंने कहा गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम, उस बेसिस पे ये है। आप एक बलून फुला के देख लो, कभी मोटा बनेगा कभी लंबा बनेगा, कोई फिक्स शेप नहीं है।
तो यर द एयर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का शेप एयर ले लेता है या गैस ले लेता है। और फिर एक और एक्सपेरिमेंट है टू शो द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस बट गैसेस कैन बी कंप्रेस। यहाँ पे ये भी है कि सॉलिड्स और लिक्विड, स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट करो मैं, कि सॉलिड्स और लिक्विड दोनों कंप्रेस नहीं कर सकते, बट गैस को कंप्रेस करके, जैसे ना एलपीजी सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके डालते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट सॉलिड दिया है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे गैस है। इस ये पिस्टन है ना, इसको हम लोग ऐसे ना दबा दो, सॉलिड को दबाओगे दबेगा नहीं, पार्टिकल्स इतने पैक्ड है कि कैसे ये दबेगा, इसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते हम। लिक्विड को भी नहीं कर सकते बट गैस को कर सकते हैं। देखो गैस एयर कंप्रेस होके इतना हो जाता है, एकदम से भर सकते हैं हम किसी कंटेनर में गैस को। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से रीड कर लेना कि लिक्विड एज वेल एज सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर बट a gas can be compressed easily by applying pressure. This is what is the conclusion of this experiment. You can note down when I am saying this. Okay, so a gas have highly compressed ability and the best example is your LPG cylinder. ठीक है, ये देख लीजिए, या CNG ले लो एग्जाम्पल। अब रही बात नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिफ्यूजन है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, वही वाला टॉपिक इधर आया तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। But diffusion is a property of matter which is based on the motion or movement of its particles which occurs in solid, liquid and gases. उसका रिपीट करने का वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को इसको प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू करना है। ओके, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, सबकी चीज़ें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट वाइज बताई गई है एविडेंसेस के साथ साथ। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबका आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स घर में कर सकते, जैसे अगरबत्ती जला के देख लो या शक्कर को पानी में घोल के देख लो। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट को प्रूव करेगी ना। और डिफ्यूजन इज सॉलिड स्पेशली स्टूडेंट्स इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस कंपेयर टू डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस तो सबसे फास्ट होता है क्योंकि पार्टिकल जल्दी मूव होते हैं। लिक्विड में डिफ्यूजन स्लोअर देन गैसेज होते हैं। ये शायद आप की टर्म्स लिख सकते हो, यहाँ पे दिया भी गया है कि डिफ्यूजन जो है, सो व्हाट विल यू कंक्लूड फॉर डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड इज अ स्लोअर देन दैट इन गैसेस। उनके एक्सपेरिमेंट्स मैं पहले करा चुकी हूँ और यहाँ पे आपके चैप्टर ओवर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो एक टेबल फॉर्मेट में आपको दे दूँगी नोट्स के फॉर्मेट में, जहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, रिजिडिटी, है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये सब के बेसिस पे हम एक टेबल फॉर्मेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को पढ़ेंगे। ठीक है, और आपकी कुछ एक्सरसाइजेज है, बैक एक्सरसाइजेज जो आप लोगों को करना है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल ट्यूशन्स के लिए। अ नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग अलग जो फॉर्म चेंज होते हैं मैटर के, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, गैस बनना सॉलिड से, या लिक्विड से गैस बनना, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का ये फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए ये आगे का पार्ट मैं पढ़ाऊँगा, मैम नहीं पढ़ाएंगी। ठीक है, तो अब हमें पता ही है कि टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है क्या है, सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं। जो हीट होती है, हीट उसे किस में नापते हैं, सेल्सियस में। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, किसकी ये बात करें, एसआई यूनिट की, तो हम लोगों को केल्विन में लेना पड़ता है। हम लोगों को केल्विन में लेना पड़ता है। हमें पता है कि हमारे जो भी कैलकुलेशन होते हैं, चाहे वो फिज़िक्स में हो चाहे वो मैथ में हो, वो मोस्टली हम लोगों को एसआई वाले प्लेटफॉर्म में यानी एसआई यूनिट में लेना होता है। ठीक है, एसआई सीजीएस यूनिट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता देना, तो इसका मैं लेक्चर दे दूंगा कि एसआई और सीजीएस यूनिट किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं। तो अगर हम लोग सीजीएस प्लेटफॉर्म में तो एसआई में कैसे आना है, या फिर एसआई प्लेटफॉर्म में तो सीजीएस में कैसे आना है, ये मुझे बता देना अगर ये आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो सेल्सियस यानी कि डिग्री की, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, अगर नॉर्मल क्लाइमेट है
नॉर्मल एटमॉस्फेयर है रेगुलर, 28 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर 28, ठीक है ना। जो एक रेगुलर टेम्परेचर माना जाता है, ना कि ज़्यादा सर्दी ना कि ज़्यादा गर्मी, 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर गर्मी फील हो रही तो हम लोग AC ऑन करके 22 23 कर देते हैं टेम्परेचर को, 21 में कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितना कंफर्टेबल है हमारे लिए, उस हिसाब से हम लोग एयर कंडीशन चालू करके टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो रेगुलर रूम का टेम्परेचर हमें 27-28 डिग्री लेनी होती है, सेल्सियस डिग्री, ठीक है ना, सेल्सियस में। लेकिन यही अगर हम केल्विन में चेंज करें, जो कि हमारा SI यूनिट है ना, हमारा क्या है SI यूनिट है, तो केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 प्लस 5। 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 प्लस 10, है ना। तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, 0 डिग्री तो 273 केल्विन है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन में अगर बताना है तो ये आपका फॉर्मूला है, टेम्परेचर ऑन केल्विन। अगर केल्विन में तुम्हें बताना है, केल्विन में तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 273 में प्लस कर लोगे जो भी तुम्हारे पास सेल्सियस डिग्री सेल्सियस तुम्हें दिया हुआ है ना, है कि नहीं है। देखो K इज इक्वल टू 273 प्लस जितना डिग्री सेल्सियस तुम्हें बोला, जैसे कि रूम टेम्परेचर 27 बोला गया है, तो 273 प्लस 27 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को ही 27 जो डिग्री सेल्सियस है उसको ही हम लोग केल्विन में बोलेंगे 300 केल्विन, क्योंकि प्लस 273 कर देंगे तो 27 प्लस 273 300 केल्विन हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में आता है कन्वर्ट करना। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। जैसे 25 दिया हुआ है, 25 को तुम्हें कितने बदलना है, केल्विन बदलना है, तो 25 प्लस 273, प्लस 273 तो करना है, प्लस 273 तो करना है भाई, है ना। इसी तरह अगर उल्टा करना है, जैसे सेल्सियस में पता करना है, किसे पता करना है, सेल्सियस में का अगर तुम्हें केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में पता करना है, तो टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस कर देंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस कर देंगे 273, तो क्या आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे कि 300 दिया हुआ है केल्विन, क्या दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, तो 300 माइनस 273 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, समझ गए। तो वही से अल्टा पल्टी करना है। वैसे एक फार्मूला याद रखा तो भी काफ़ी होता है, एक फार्मूला आपने याद रखा है तो भी काफ़ी है, ठीक है। अगर बाई चांस ये वाला दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ, तो 273 उधर जाके आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब केल्विन में अगर तुम्हें सेल्सियस में बताना है और केल्विन दिया हुआ है तो 273 उधर जाके केल्विन से माइनस कर सकते। इतनी बेसिक मैथ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 देखो ये वाला बता रहा है कि 300 केल्विन दिया हुआ है तुम्हें, 300 क्या दिया हुआ है, केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस में बदलना है। तो फॉर्मूला एक ही याद रखो, केल्विन इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला एक ही याद रखेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब तुम्हें दिया क्या है, 300 केल्विन दिया, तो केल्विन के नीचे क्या डालेंगे, केल्विन डालेंगे, इज इक्वल टू तुम्हें सेल्सियस बदलना है, सेल्सियस तुम्हें नहीं मालूम है, प्लस 273। भाई यहाँ पे प्लस 273 है, तुम्हें डिग्री सेल्सियस निकालना है। इतनी तो लीनियर इक्वेशन आपको आते ही, लीनियर इक्वेशन फंडामेंटल लेक्चर मैंने दिया है। 273 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस आ गया, ये कितना 27 डिग्री सेल्सियस में आ गया, ठीक है ना, समझ गए। तो फॉर्मूला कुल मिला के एक ही याद रखो, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अगर केल्विन पूछा गया है तो सेल्सियस दिया तो इन दोनों को प्लस कर लेना, अगर सेल्सियस पूछा गया है केल्विन दिया गया तो 273 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर 1-2 नंबर क्वेश्चन आता है, कर देना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर का जो फॉर्म है, यानी कि लिक्विड में है कि गैस में है कि सॉलिड में है, वो जो चेंज होता है, जैसे कि हमारी जो आइस होती है, बर्फ़, आइस जो बर्फ़ है वो फिर धीरे धीरे देखो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी में बदल जाती है। या पानी को ज़्यादा हम लोग बॉईल करेंगे तो पानी क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रोसेस का एक टेक्निकल नाम है, तो टेक्निकल नाम को हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखो सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, ये सॉलिड का लिक्विड में बदलने को प्रोसेस क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं,
ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होगा? डेफिनेटली जब टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तभी तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, है ना। लेकिन और भी केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक मैंने बताया फिजिकल, अगर हम चेंज की बात करें कि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, या फिर फ्यूज़न भी कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड टू गैस में बदलना मतलब वेपोराइजेशन, यानी हम लोग जब बॉइलिंग करेंगे इसमें भी टेम्परेचर आगे बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या होगी, गैस में बदल जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। एग्जाम में ये सब आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, गैस का लिक्विड में बनना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंडेंसेशन कहेंगे। ये जब हमारा जो रेन होती है ना, रेन कैसे होती है, जब जो क्लाउड होता है, क्लाउड तो गैस फॉर्म में होते हैं, तो क्लाउड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अक्सर हम देखते हैं स्टीम जो होती है, अगर पानी बॉईल कर रहे ऊपर एक कुछ भी एक ढक्कन ढक दो, फिर ढक्कन हटाओगे तो देखो लिक्विड जम जाती है, वाटर ड्रॉप आ जाते हैं, तो क्या होता है, गैस किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। तो इसको ये भी क्या होता है, कंडेंसेशन का ही एक प्रोसेस है, ठीक है। ये भी क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कब होता है, जब गैस को हम लोग कूल करते हैं, टेम्परेचर यानी डाउन करते हैं। टेम्परेचर जब डाउन होता है यानी गैस जो अगर हम कूल करने की कोशिश करें तो कंडेंसेशन होता है, वो वेपर में बदल जाता है, ठीक है। ये भी एक है। और दूसरा जो मैंने एक ये बताया, बॉइलिंग वाला बताया, तो बॉइलिंग में यही होता है कि जैसे गैस ऊपर आती है, भाई पानी बॉईल करो, हीट बहुत है, लेकिन जैसे गैस ऊपर आई, ऊपर ट्रे में आके टकराई, गैस के मॉलिक्यूल ट्रे में आके टकराए, वो जो ट्रे है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडे है, तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये सब याद रखोगे, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। सॉलिड ये तो पता ही है, सॉलिड टू लिक्विड, बर्फ़ का पानी बनना, मेल्टिंग। लिक्विड का गैस बनना, पानी गर्म कर रहे, बॉईल हो रहा है ना, वेपोराइजेशन। फिर ये वापस गैस से लिक्विड बनना, वापस गैस से देखो, लिक्विड से गैस बनना वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड टू सॉलिड, ये मेल्टिंग का अपोजिट है। सॉलिड टू लिक्विड मतलब मेल्टिंग, और जो हम लोग पानी रखते हैं फ्रीज में ठंडा होने के लिए, बर्फ़ बनने के लिए, तो उसके क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो ये भी आपको पता है ना, ये भी आपको पता है। बस गैस से लिक्विड की कंडेंसेशन बच्चों को अक्सर याद नहीं रहता, तो ये याद कर लेना, गैस टू लिक्विड के लिए कंडेंसेशन होता है। बाकी सारे टर्म आपको पता है। तो ये क्या है, मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड से गैस बनता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से लिक्विड बनता है ना। तो देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अगर ये जो सॉलिड लिक्विड गैस अगर ऐसे जाएंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे हम बोलेंगे मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में जाएंगे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग, लेकिन गैस से वापस लिक्विड में आएंगे हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन, मतलब कूल कर रहे हैं हम लोग, और कूल करेंगे मतलब ये लिक्विड बन गया ना, लिक्विड से वापस हम सॉलिड में जाएंगे और कूल करेंगे, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये एक बार में ही आपको सारे प्रोसेस दे दिए गए, ये चार्ट आप नोट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आगे की क्लास के लेटेंट हीट को अभी तो खैर काफ़ी बेसिक सा दिया हुआ है, लेकिन आगे जब आप 10th और 11th में जाओगे तो काफ़ी डिटेल में लेटेंट हीट के बारे में दिया हुआ है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो फॉर्म चेंज करने में जो एनर्जी लगती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा सर, जब हम सॉलिड को हीट देंगे, क्या देंगे, गरम करेंगे, तो क्या धीरे धीरे लिक्विड, आइस ले लिया या प्लास्टिक ले ली, तो जब उसको हमने गर्म किया, रबड़ को गर्म किया, तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा। यानी हीट देने पर जब वो फॉर्म चेंज होता है, जो फॉर्म चेंज हो रहा है, उस फॉर्म को चेंज करने में जो हीट लग रही है ना, सॉलिड से लिक्विड में बदलना मतलब फॉर्म चेंज होना ना। टेम्परेचर तो बढ़ेगा बाद में, वो तो बात की कहानी है, गर्म होना बात की कहानी, पहले तो फॉर्म चेंज करें। जैसे आइस है, आइस अगर धीरे धीरे गर्म हो रही है, पानी बन रही है, लेकिन पहले आइस क्या होगी, पहले आइस वाटर बनेगी, पहले तो आइस क्या बनेगी, वाटर बनेगी, मतलब पिघलेगा। तो आइस का वाटर मतलब आइस यहाँ पे समझो 0 डिग्री पे है, जब जैसे वो वाटर बनेगा ना, वो भी उस वक्त भी 0 डिग्री ही होगा, उस वक्त भी 0 डिग्री जैसे ही वाटर चेंज होगा। लेकिन धीरे धीरे वाटर और क्या होगा, धीरे धीरे वाटर, जैसे तुम गैस में आइस को पिघला रहे हो या
नॉर्मल रूम में हमने टेम्परेचर रखा हुआ है, तो पहले तो पिघल के वाटर बनेगा, दोनों भी 0 डिग्री में। फिर वाटर धीरे धीरे और टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा, 10 सेल्सियस तक चला गया, 15 तक चला गया, जो भी है आगे तक के चला गया। तो यहाँ पे देखो 0 से 0, भाई आइस से वाटर बना लेकिन टेम्परेचर अभी चेंज नहीं हुआ है। आइस से वाटर बन गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो सर ये आइस से वाटर बना कैसे? तो आइस से वाटर कैसे बना? हमने कुछ ऐसे हीट दी थी, आइस को हमने कुछ हीट दी थी, और वो हीट का नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है? लेटेंट हीट। ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट बोलेंगे या फिर बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जब सॉलिड से लिक्विड बदलेगा, जैसे ये वाला जो पार्ट हुआ है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, और फिर सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ, देखो ये लेटेंट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब कब ये टर्म हमारा यूज़ होगा? जब सॉलिड से फॉर्म चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो जो हीट लग रही है इसके फॉर्म को बदलने में, जो हीट लग रही है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओवरऑल कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट है, लेकिन इसमें 2 टाइप दिए हुए हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड से अगर गैस बन रहा है, फॉर्म कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से गैस बदलने में जो हीट लग रही है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट के 2 टाइप हैं, एक सॉलिड से लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फिर लिक्विड से गैस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो मैटर का टेम्परेचर नहीं बदलेगी। लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो। तो सर हीट कहाँ गई? सर टेम्परेचर बदला नहीं तो हीट कहाँ गई? तो भाई हीट सॉलिड से लिक्विड का फॉर्म बदलने में लगा दिया हीट ने। भाई सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उसको बदलने में तो हीट चाहिए, है ना? या लिक्विड से गैस बन रहा है, उसको बदलने में भी तो हीट चाहिए। तो जहाँ पर फॉर्म चेंज करने में हमारी एनर्जी इस्तेमाल हो जाए, टेम्परेचर ना बदले, ऐसे हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लेटेंट हीट का। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने 3 प्रोसेस बताए थे। देखो, सॉलिड से लिक्विड बदलना मतलब मेल्टिंग होना, लिक्विड से गैस बदलना मतलब बॉइलिंग होना, फिर वापस रिवर्स प्रोसेस, गैस से लिक्विड बदलना मतलब कंडेंसेशन होना, लिक्विड से गैस सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में आना मतलब फ्रीजिंग होना। अच्छा, ऐसा भी तो प्रोसेस हो सकता है डायरेक्ट सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, हो, या फिर डायरेक्ट गैस सॉलिड में बदल जाए। ये 2 प्रोसेस भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा सीरियल वाइज ही चले, ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, कि सॉलिड लिक्विड में डायरेक्ट, सॉलिड गैस में डायरेक्ट बदल जाए, मतलब बिना लिक्विड में आए डायरेक्ट सॉलिड क्या बन जाए? गैस में बदल जाए। ऐसा होता है ना? सोचो कहाँ होता है? हमें पता है होता है, हमने देखा हुआ है कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस बदलना। सोचो जरा भाई, घर में अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती क्या होता है अगरबत्ती? जो सॉलिड होता है देखो धुएं में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? धुएं में बदल जाती है। ठीक है ना? तो जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल रहा है, सॉलिड से गैस बदल, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि 3 के बाद ये चौथा प्रोसेस सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस बदलना या फिर गैस से सॉलिड बदलना, दोनों को ही क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सर हमने सॉलिड से गैस बदलते हुए तो देखा है, जैसे अगरबत्ती का एग्जाम्पल। तो सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दी जो गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए? सॉलिड बन जाए। जो गैस से क्या बन जाए? डायरेक्ट
सॉलिड बन जाए। तो ये एग्जाम्पल आप कह सकते हो, देखो, हाँ, देखो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अगर अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड को अगर हम डायरेक्ट ठंडा कर दें, मतलब उसकी जो गैस है ना, अमोनियम क्लोराइड की गैस जो होती है, इसको अगर हम डायरेक्ट ठंडा कर दें तो वो सॉलिड बदल जाती है। किस बदल जाती है? डायरेक्ट सॉलिड में, बिना लिक्विड में आए, बिना कंडेंसेशन हुए, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं, बाकी सॉलिड से गैस वाले तो बहुत सारे एग्जांपल हैं आपको, अगरबत्ती जलाते हो आप, ठीक है। आयोडीन वेपर्स हैं, ये देखो स्टेज में डांस नहीं, स्टेज में शोज होते हैं, वहाँ पे देखो आपको गैस दिखाई जाती है, तो वो क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड के रूप में। वो जैसे उसको हीट करेंगे वो डायरेक्ट गैस बन जाएगी, तो ऐसा देखो गैस का इफेक्ट आता है, ठीक है ना, स्टेज में। तो टोटल 5 प्रोसेस हो गए। क्या 5 हो गया? मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड देन सब्लिमेशन। एंड देन सब्लिमेशन में दोनों ही प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे, चाहे सॉलिड से गैस हो या फिर गैस से सॉलिड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही हम गैस को ज़्यादा प्रेशर दें तो गैस किस में बदल जाएगी? लिक्विड में बदल जाती है। ये होता है प्रेशर का इफेक्ट। सोचो, प्रेशर में भी इतनी ताकत होती है कि तुम्हारी गैस को किस में बदल देगा? लिक्विड में बदल देगा, लिक्विड में बदल देगा। जो हमारी गैस, जो एलपीजी हम लोग चलाते हैं अंदर, वो गैस ऐसे खोलोगे तो बाहर आती है गैस, तो वो गैस फॉर्म में रहती है ना, गैस निकलेगी, लिक्विड नहीं निकलेगी, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है घर में। लेकिन जो अंदर जो होता है ना, अंदर गैस का फॉर्म लिक्विड में होता है, अंदर जो एलपीजी होती है लिक्विड में होती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्रेशर से, इतना प्रेशर दे के उसको कंप्रेस किया जाता है कि उसके अंदर की जो गैस होती है वो पूरी लिक्विड में, मतलब अच्छी खासी गैस छोटे से इतने लेयर में आ जाएगी। तो वो जो सिलेंडर इतना ज़रूर दिख रहा है आपको, लेकिन वो गैस बहुत होती है। अगर उसके सिलेंडर को खोल दोगे ना तो अच्छे खासे हॉल में पूरी गैस भर जाएगी, फैलती चली जाएगी गैस, इतनी गैस निकलेगी। इतनी सी गैस नहीं निकलेगी, कितना सिलेंडर भरा इतनी गैस निकलेगी, बहुत गैस निकलेगी। क्योंकि लिक्विड से वापस वो गैस फॉर्म में जब चेंज होगा, जब कम प्रेशर में आएगा तो वो उसके मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे, चारों तरफ फैलने लगेंगे, ठीक है। जब उसको हम दबाते हैं गैस को, जब गैस भरी जाती है, गैस को दबाओ दबाओ दबाओ, हाई प्रेशर, हाईली उसको प्रेशराइज करो, तो वो जो गैस होती है वो लिक्विड में बदल के एलपीजी या सीएनजी सिलेंडर जो होते हैं कार में लगे रहते हैं, वो उसमें लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट। बाकी इवापोरेशन आपको पता ही है कि लिक्विड से गैस बनना, इसको बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। जैसे हल्की हल्की, ये देखो, दिस पिक्चर शो द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, इवापोरेशन कॉज्ड बाय द हीट ऑफ द सन। तो जैसे कि लेक है या रिवर है, कंटिन्यू सन पड़ रहा है, हीट पड़ रही है, तो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर, यानी कि उसके जो लिक्विड होती है वो गैस से बदलती है, गैस ऊपर जाके क्लाउड के शेप में आ जाती है। फिर वो क्लाउड्स वापस कंडेंसेशन होता है और वो बारिश में कन्वर्ट होके, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होके वापस अर्थ में, ज़मीन पर बारिश होती है, वापस गिरता है, ठीक है। इस तरह ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो समझ गया इवेपोरेशन का मतलब। तो प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन का मतलब यही नहीं होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे तभी इवेपोरेट हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ज़रूरी नहीं है कि पानी को बॉयल करे तभी इवेपोरेट हो, पानी का बॉयल करेंगे इवेपोरेशन हो गए, ज़रूरी नहीं है। बिना पानी बॉयल हुए, बिना लिक्विड बॉयल हुए इवेपोरेशन हो सकता है। जैसे लेक हुआ, रिवर हुआ, इसमें जो इवेपोरेशन होता है सन की हीट से धीरे धीरे पानी हवा में उड़ता है, गैस में बदलता है, तो पानी बॉयल थोड़ी ना होता है, पहले पानी बॉयल नहीं होता है, डायरेक्ट इवेपोरेशन हो जाता है। तो इवेपोरेशन के फैक्टर किस किस पर डिपेंड है इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर पे तो डिपेंड है ही यार, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन होगा ही होगा। फिर सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया हो उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे लेक है, तालाब है, तालाब का बहुत बड़ा सरफेस एरिया, खुला हुआ है तालाब, उसका इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, गैस इसमें से जल्दी निकलेगी।
ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। एक्चुअली में ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। देखो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर और सरफेस एरिया का तो डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम इवेपोरेशन कम, सरफेस एरिया ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन कम। लेकिन ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा इवेपोरेशन कम, क्योंकि पहले से ही जो हवा में ह्यूमिडिटी बहुत है, पहले से लिक्विड फॉर्म है, तो जो लेक है या रिवर है उसमें से गैस ज़्यादा निकल नहीं पाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। फिर बाद में देखो विंड स्पीड से भी फ़र्क पड़ता है, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा रहेगा। देखो इवेपोरेशन और लिक्विड इंक्रीज बढ़ता है कब, जब विंड भी ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट का मतलब समझ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन कम होगा। सरफेस एरिया में भी डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन ह्यूमिडिटी में इन्वर्स रिलेशन, ह्यूमिडिटी में इन्वर्स रिलेशन, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी इवेपोरेशन कम रहेगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगी इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा। विंड स्पीड में भी डायरेक्ट रिलेशन है, ओके। ये भी कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी इजी था। अब देखो कूलिंग कॉज बाई इवेपोरेशन। द कूलिंग कॉज बाई इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट ड्रॉज और टेक्स ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमें पता है कि कभी भी कोई भी फॉर्म चेंज होगा, चाहे वो लिक्विड से गैस बन रहा हो या गैस से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो, तो एक हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो कौन सी लेटेंट हीट यूज़ होती है, हमने बताया अभी पहले ही, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये वाली लेटेंट हीट यूज़ होगी और फॉर्म चेंज होगा। सो बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल्ड, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। विल नाउ गिव सम एग्जांपल ऑफ द कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। देखो इफ वी पुट ए लिटिल ऑफ स्प्रिट, देखिए पेट्रोल आप ले लो हाथ में, एट द बैक ऑफ आवर हैंड, इसे आपने लिया यहाँ पर, एंड वेव इट अराउंड, द स्प्रिट एवेपोरेट रैपिडली एंड आवर हैंड फील वेरी कोल्ड। तो ये चीज़ याद रखना, जब एवेपोरेशन होता है तो लिक्विड से जो गैस बन रहा है तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि पेट्रोल देखो, पेट्रोल लगाओ ठंडा ठंडा लगेगा, या स्प्रिट लगाओगे हाथ में ठंडा लगेगा। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत तेज़ होता है, इवेपोरेशन बहुत तेज़, इवेपोरेट बहुत तेज़ हो, गैस बहुत जल्दी बनेगी, जितनी जल्दी गैस बनेगी वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर स्टेट स्प्रिट रिक्वायर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ठंडा क्यों लग रहा है, ठंडा इसलिए लग रहा है कि हमने यहाँ पे देखो पेट्रोल डाला, पेट्रोल यहाँ पे लगाया, पेट्रोल किससे बन रहा है, गैस में उड़ा जा रहा है। तो पेट्रोल जो लिक्विड फॉर्म में है और उसको गैस फॉर्म में बदलने के लिए कुछ हीट चाहिए। हमने कोई एक्स्ट्रा तो हमने यहाँ पे गैस नहीं लगाई है, अपने हाथ में रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, कभी भी कोई भी मैटर का कोई भी फॉर्म किसी फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदलता है, उसे हीट चाहिए होता है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये हीट कहाँ से लेगा बताओ, तो हीट ये कहाँ से लेगा पेट्रोल, अब मेरे हाथ से ले लेगा, अगल बगल ये जो अगल बगल जो एटमॉस्फेयर है, मेरे इस हैंड के अगल बगल जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी हीटिंग है, वो वहाँ की हीट लेकर गैस में बदल जाएगा। तो ये पॉइंट दिमाग में रखो, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि कोई भी फॉर्म चेंज होगा मैटर का किसी दूसरे फॉर्म में, उसको ज़रूरत है हीट की। भाई बर्फ़ बन रही है, लिक्विड से बर्फ़ बन रही है, बर्फ़ से लिक्विड बन रहा है, या फिर लिक्विड से गैस बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो इन सब को बदलने के लिए, फॉर्म को बदलने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। अब हमने यहाँ पे पेट्रोल लगाया तो यहाँ पे हमने कोई गैस थोड़ा लगा दी, गैस से हीट थोड़ा दे दी, हमने अपने हाथ में रखा तो भी उड़ रहा है, तो भी वो फॉर्म चेंज कर रहा है, तो भी गैस में बदला जा रहा है, यानी डेफिनेटली वो हीट इस्तेमाल कर रहा है, कहीं से तो हीट ले रहा है। ये पेट्रोल लिक्विड फॉर्म कहीं से तो हीट ले रहा है जो कि गैस में बदला जा रहा है। तो कहाँ से हीट ले रहा है, एक तो मेरी स्किन से हीट ले रहा होगा, और अगल बगल जो भी है टेम्परेचर, जो भी एटमॉस्फेयर है, वहाँ से हीट लेकर गैस में बदला जा रहा है। तो वहाँ से जब हीट ले लेगा तो हमारा अगल बगल का जो टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल ने हीट ले ली, पेट्रोल ने हीट चुरा लिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया।
वो टेम्परेचर वो हीट लेकर वो गैस में बदल गया, तो अगल बगल का और मेरे स्किन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल ने टेम्परेचर ले लिया, हीट हमारी ले ली गैस फॉर्म में बदलने के लिए, लिक्विड से गैस फॉर्म में बदलने के लिए, इसीलिए हाथ में थोड़ा ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से पता चलता है कि जब फॉर्म चेंज होता है, जब फॉर्म चेंज होता है तो वहाँ पर हीट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। मैटर का जब फॉर्म चेंज होता है किसी भी फॉर्म में जाए, चाहे वो लिक्विड से गैस हो, गैस से लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से सॉलिड हो, तो हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो स्वेटिंग क्यों होती है, तो इसका भी रीज़न देखो एवेपोरेशन होता है, हमें स्वेटिंग होती है। अक्सर जो बहुत ज़्यादा जहाँ हीट में हम लोग जाते हैं, तो देखो हमारे स्किन में पसीना आने लगता है। क्यों पसीना आने लगता है, और पसीना आता है फिर देखो थोड़ा ठंडा फील होता है, पसीना आता है, हवा लगती है। तो उसका रीज़न भी वही है कि यहाँ पर आपका जो भी अगल बगल की जो गैस है वो लिक्विड में बदली जा रही है, अगल बगल के जो गैस है वो लिक्विड में बदली जा रही है, और हमारे स्किन में क्या आता है, स्वेटिंग आती है। देखो ऑन हॉट डे और आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू राइज टू मच, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आवर स्वेट ग्लैंड गिव आउट मॉइस्चर ऑन आवर स्किन, व्हेन दिस स्वेट evaporates it take the latent heat of vaporization from our body, this keep our body थोड़ा सा कूल फील होने लगता है हम लोगों को। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखो कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों कॉटन कपड़े पहनते हैं, जिससे कि ये जो वेपर्स हैं कॉटन क्या करें, सोख लें, है ना। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेट ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डेज। नाउ कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट from our body and expose it to air and atmosphere for evaporation। तो कॉटन क्या करता है कि पसीना लिक्विड सूख लेता है और एवेपोरेट कर देता है हवा में फ़ौरन। ठीक है ना, और ये सिंथेटिक या पॉलिस्टर होते हैं वो एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं होती, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग को देखो गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो पसीना या स्वेट अगर एवेपोरेट हो रहा है तो हमारी बॉडी थोड़ी कूल रहेगी, हमें थोड़ा ठंडा फील होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो जो लिक्विड से गैस में बदल रहा है या लिक्विड में बदल रहा है, तो वो अगल बगल का जो टेम्परेचर को कम कर देता है, लेकिन हीट चाहिए होती है ना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। काफ़ी सारे रीजनिंग है, ये रीजनिंग आप लोग पढ़ लेना अपने बुक से, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रीजनिंग दी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछना, डाउट पूछा करो, डाउट पूछने से ही चैप्टर मजबूत बनता है। साथ में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर से भी डाउट पूछा करो। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। फिज़िक्स में अगर खासकर हम इसकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो यार रटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हर जगह रीजनिंग होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें रटना जैसा कुछ भी नहीं होता है, रटने जैसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ रीजनिंग होती है, उसमें आपको समझना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो जो भी क्वेश्चन ना समझे या क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसका आंसर ना समझे, तो ये आप लोग मुझसे पूछोगे। 2 वे कम्युनिकेशन होना लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी। 1 वे कम्युनिकेशन से कभी अच्छी लर्निंग नहीं होती है। तो आप लोगों को वापस पलट के पूछना है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझा, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा, सर मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझा, तो उस क्वेश्चन को मैं उस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कराऊंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।